हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में। हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ी जाएगी फिजिक्स। और इस चैनल में हम लोग कोशिश करेंगे पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर की जाए। चैप्टर्स, बीच के क्वेश्चंस, पीछे के क्वेश्चंस, और वो भी पीछे के वही क्वेश्चंस, करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस लिए जाएंगे। टॉपिक क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से ये हम लोग का पैटर्न रहेगा। और इस साल का जो फिजिक्स है, 12th स्टैंडर्ड का जो हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसके पीछे कारण ये है कि ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि 11th में ऐसा नहीं था। 11th में अगर एक आध चैप्टर थोड़ा कमज़ोर भी होता था हमारा, तो हम लोग किसी दूसरे चैप्टर में उसको कवर कर लेते थे। मगर 12th क्लास में थोड़ा कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो इन केस अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिएगा और उसका जवाब हम 1 to 1 ज़रूर देंगे। तो मैं पहले कंटेंट बता देता हूँ कि कंटेंट क्या है हमारे फिजिक्स का। जो फर्स्ट बुक है उसमें हमारे पास 8 चैप्टर्स है, जिसमें पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी तीसरा चैप्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी का एक टाइप होता है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर, हम लोग हल्का फुल्का सा मैग्नेटिज्म और मैटर के अंदर में जाएंगे। और इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन ये भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के। और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एसी पढ़ा जाएगा। और फाइनली ये बुक हम टर्मिनेट करेंगे 8वां चैप्टर 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ के। तो ये फर्स्ट बुक में अगर हम देखें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। इसके बाद जो सेकंड बुक आती है, सेकंड बुक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे 9 चैप्टर। 8 के बाद 9 चैप्टर आएगा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऑप्टिक्स मतलब लाइट में पढ़ी जाएगी इसमें। इसके बाद जो 10th चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स। और ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जो है 9th एंड 10th, इसमें लाइट ही पढ़ी जाएगी, मतलब ये लाइट के हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बाद में 2 चैप्टर्स आ जाएंगे लाइट के। इसके बाद 11th चैप्टर आएगा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स। 12th चैप्टर। 13th चैप्टर विल बी न्यूक्लियाई। और 14th चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब 11th 12th 13th एंड 14th ये 4 चैप्टर्स ये मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में आ जाते हैं। और बस इतना सही कंटेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं फिर से बता दूं, पहली बुक में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ही पढ़ना है। सेकंड बुक में 2 चैप्टर्स लाइट के, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि हमें किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब इंटरडिपेंडेंट है। एक टॉपिक अच्छे से आएगा तो दूसरा आता है, दूसरा आएगा तो तीसरा आता है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स बात आगे बढ़ाते हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूँ। इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी है। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करें
तो इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक तरीके की एनर्जी है। अब मैं तुम लोग को ले चलता हूं, हम लोग जो पिछले साल चैप्टर पढ़े हुए हैं एक, जिसका नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर। 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसमें पढ़ा हुआ है कि कोई सी भी एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, उसके लिए एक बेसिक सोर्स होना बहुत जरूरी है। जब तक कि उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास सोर्स नहीं होता है, वो एनर्जी हमें कभी नहीं मिल सकती है। यदि आपको एनर्जी चाहिए तो आपको वो सोर्स चाहिए ही चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं। इसमें मैं यहां पे इस कॉलम में लेता हूं एनर्जी, और यहां पे लेता हूं उसका सोर्स, एनर्जी और उसके करस्पॉन्डिंग सोर्स। अब हम लोग जो है हर एनर्जी, जो भी एनर्जी है, बिना सोर्स के अवेलेबल नहीं हो सकती है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास में साउंड एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी का सोर्स होता है वाइब्रेशन। बिना वाइब्रेशन के साउंड एनर्जी आपको नहीं मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एनर्जी है जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है मोशन, वेलोसिटी। जब तक किसी ऑब्जेक्ट में या किसी सिस्टम के अंदर में वेलोसिटी या मोशन नहीं होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी का सोर्स है मोशन या फिर वेलोसिटी। एक हमने एनर्जी पढ़ी हुई है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है, मगर पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप की एनर्जी होती है जिसमें आप जरा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो। जिस एग्जांपल के तौर पे आपके पास स्प्रिंग है, आपने पकड़ के खींच दिया, आपने उसका शेप चेंज किया, आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप उसको कंप्रेस करो या खींचो, दोनों केस में उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी इलास्टिक को पकड़ के ऐसे खींच दोगे या उसको वापस नॉर्मल करोगे तो उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है। और भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से उठा करके ऊपर रख दो, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका सोर्स होता है कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन उसका शेप भी हो सकता है, ये उसकी हाइट भी हो सकती है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें अंदर हो सकती है। उसके बाद में हमने पिछले साल पढ़ी थी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का सोर्स होता है टेम्परेचर, है ना। तो बिना टेम्परेचर के कैसे हीट आप जो है हीट एनर्जी आपके पास नहीं हो सकती यदि आपके पास टेम्परेचर नहीं है। तो इसी प्रकार हम हर एनर्जी का सोर्स लिख सकते हैं। एनर्जी होगी तो बिना सोर्स के तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोलार एनर्जी, अगर हम लोग सोलार एनर्जी बोले तो जो सन के अंदर में फ्यूजन रिएक्शंस हो रही होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, ये उसका सोर्स होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, उसी के कारण उसकी हीट होती है या उसका टेम्परेचर होता है। ठीक है। हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको सोर्स मिलेगा। कुल मिला के अगर हम लोग बिल्कुल देसी भाषा में बोले तो आपको कोई सी भी एनर्जी फोकट में नहीं मिलने वाली,
फ्री में नहीं मिलने वाली। यदि आपको एनर्जी चाहिए तो उसका सोर्स आपके पास होना ही चाहिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो एक टाइप की एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी का भाई क्या सोर्स है? तो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है चार्ज। अब चूंकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फर्स्ट बुक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब चीजों के लिए हम लोग को सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये तो हमको पता है कि एक टाइप की एनर्जी है, और दूसरी सबसे खास बात, ये एक ऐसी एनर्जी है जो इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी होती है किसी भी दूसरे फॉर्म में। ये केवल एनर्जी ही नहीं, ये इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी है, इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी है। ये एक इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में मन है हमारा हम उसको कन्वर्ट कर लें। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ट्यूब लाइट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, इनकैंडिसेंट लैंप्स होते हैं, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। म्यूजिक सिस्टम्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीटर्स होते हैं, गीजर्स होते हैं हमारे घरों में, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कन्वर्ट करते थे हीट एनर्जी में। हमारे पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल से हम कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरों से बातें करते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग पहले केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करते हैं बैटरीज के अंदर में, फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हर एनर्जी वैसे तो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मगर इलेक्ट्रिसिटी सबसे आसानी से कन्वर्ट होती है। इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसीलिए तो हम सबसे अधिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। हम वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो हम अपनी लाइफ को ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इजीली कन्वर्टिबल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम लोग को ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, भाई एक टाइप की एनर्जी है। तो ठीक है, हमारे पास बहुत सारी टाइप की एनर्जी होती है, मगर ये टाइप क्या खास है? खास ये है ये इजीली कन्वर्टिबल है, आसानी से किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सोर्स मैंने बता दिया चार्ज। इसका सोर्स क्या होता है? इट्स सोर्स इज चार्ज। तो सबसे पहले हमें ये तो पता हो ये चार्ज क्या बला है भाई, ये चार्ज होता क्या है। तो अब हम लोग को अपना डिस्कशन जो है चार्ज पे लेकर के जाना बहुत जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यदि खुद सोचें हमें अगर चार्ज ही नहीं पता होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमारा डिस्कशन जो है अब धीरे से चार्ज की तरफ शिफ्ट होता है। चार्ज, तो व्हाट इज चार्ज, ये मैं बताता हूं। चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो आप उससे जुदा नहीं कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी शादी पार्टी में जाऊं और मैं बोलूं कि भैया मैं अपना नाक घर पे रख दूं और खुद पहुंच जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं हो सकता ना। ठीक उसी तरह, क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि ये नाक मेरी एक अभिन्न अंग है, ये मेरा अभिन्न अंग है। उसी प्रकार हर मैटर का एक अभिन्न अंग होता है। जैसे हर मैटर का एक अभिन्न अंग है मास, वैसी एक अभिन्न अंग होता है चार्ज। करेक्ट। तो चार्ज जो है होता क्या है चार्ज? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या? इंट्रिंसिक का मतलब ये उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को किसी भी मैटर से आप उस प्रॉपर्टी को जुदा नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। और चार्ज की एक और डेफिनेशन है,
इसको हम लोग और करके लिख देते हैं, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब यदि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको चार्ज तो चाहिए, बिना चार्ज के आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पा सकते। और यही बेसिक उसकी डेफिनेशन भी है, बिना सोर्स के आप एनर्जी कैसे पाओगे ना। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, और वो ये डेफिनेशन ये, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ fundamental particles, fundamental property of fundamental particles। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोगों ने अभी तक जो पढ़े हुए हैं, छोटी क्लासेस तक के, 10 तक के, 11 तक के, हमें बताया गया फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 होते हैं, है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे हमारे पास में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास, पार्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अभी हम और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे, मगर वो अभी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है, और इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास में एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज। मतलब ये उसी के समान है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लेके आओगे तो उसका चार्ज उससे आप कतई जुदा नहीं कर सकते हो, आपको उसका चार्ज लाना ही पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास है तो उसका चार्ज आपके पास है, बिना चार्ज के आप इलेक्ट्रॉन को कभी नहीं पा सकते। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऐसे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो होता है माइनस, निगेटिव चार्ज होता है, और होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रहे, चार्ज की जो यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है कूलम होती है, और उसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास होता है निगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर होता है इतना ही पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और न्यूट्रॉन जो है ये चार्जलेस होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्जलेस होता है, ठीक है। अच्छा, बहुत सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने निगेटिव चार्ज ही क्यों लाया, मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज ही क्यों है, तो प्रोटॉन के ऊपर निगेटिव क्यों नहीं हो सकता। तो इस सारी चीजों के पीछे बहुत सिंपल सी कहानी है, और वो ये कि इनका जो साइन दिया गया है, इनका जो साइन दिया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, ये चार्ज बाई चांस आया है, बाई चांस आया है। वो हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में। मगर इनका जो साइन होता है, इनका जो साइन होता है, साइन ऑफ चार्जेस ऑन इलेक्ट्रॉन
and proton is negative and positive respectively by chance. बाई चांस आया है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे. तो अभी मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बताई, वो क्या होता है उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर चार्ज बताया, चार्ज की यूनिट्स बताई, और चार्ज किस फंडामेंटल पार्टिकल पे कितना होता है वो बताया. ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आप पहले इस सब चीजों को अच्छे से लिख लीजिए. इस चीज का ध्यान रखिए, नोट्स हम लोग जब बनाते हैं तो हम कंटेंट के साथ या टॉपिक के साथ लंबे समय तक रहते हैं. नॉर्मली रीड करना या वीडियो देख लेना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. मगर जब हम लिखते हैं अपने ही हाथों से, तो हमारी सारी इंद्रियां जो है उस लर्निंग प्रोसेस में साथ में रहती है. तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि खूबसूरत से खूबसूरत हैंडराइटिंग में अपने नोट्स बनाएं. पूरी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे. मैं देखिए मल्टीपल कलर्स के पेन रखता हूं, सभी कलर है जितने भी अवेलेबल होते हैं, सारे कलर्स मेरे पास है. खूबसूरती के साथ हम नोट्स बनाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन फिगर्स बनाएंगे, तो इसी से हमारा कंटेंट जो है स्ट्रांग होगा. अभी इस चीज को आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे हैंडराइटिंग में बढ़िया तरीके में लिखिए. इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट इसमें लेते हैं. ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं. चार्ज के बारे में हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है फंडामेंटल पार्टिकल्स की, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको चार्ज चाहिए ही चाहिए. बिना चार्ज के आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती है. तो इसका मतलब साफ है कि यदि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मुझे चार्ज चाहिए, बात पक्की. तो जब चार्ज आता है किसी बॉडी के ऊपर, उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग चार्जिंग. द प्रोसेस ऑफ गेनिंग चार्ज is called as charging. The process of gaining charge is called as charging. The process of gaining charge is called as charging. ओके, अब ये जो चार्जिंग या चार्ज जो वर्ड है, बेसिकली ये तो इंग्लिश वर्ड है. ठीक है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, मगर ये इंग्लिश वर्ड सबसे पहले जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस्तेमाल किया था. और उन्होंने बताया था कि जब भी किसी बॉडी को हम किसी दूसरी बॉडी से ऐसे घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो वो चार्ज्ड हो जाती है. चार्ज्ड मतलब चार्ज्ड जो वर्ड है वो एनर्जाइज होने के लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. व्हेन समथिंग गेट्स चार्ज मतलब उसके पास एनर्जी आ गई है. तो वर्ड चार्ज्ड इस्तेमाल किया था, वहीं से चार्जिंग और वहीं से चार्ज वर्ड निकला है. ये इस्तेमाल किया था सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. द प्रोसेस ऑफ गेनिंग चार्ज इज कॉल्ड एज चार्जिंग. मगर इसको गेन करें कैसे? किस तरीके से हम लोग चार्ज को गेन कर सकते हैं? तो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग मतलब चार्ज को गेन करने की जो तरीके हैं, इसमें जो तरीके हैं हमारे पास 3 तरीके हैं. सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन,
ये 3 तरीकों से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। यदि आपको किसी बॉडी को चार्ज करना है तो आपके पास में यह 3 तरीके हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो टॉपिक ले रहे हैं हम लोग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम लोग की किताब में सेकंड पेज के ऊपर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एनसीईआरटी किताब में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बहुत खूबसूरती से दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर मेरे पास 2 बॉडीज हैं और इन 2 बॉडीज को मैं आपस में इस तरीके से रगड़ता हूं, दैट इज फ्रिक्शन। यदि हम एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से रगड़े तो इन 2 बॉडीज में कोई तो एक ऐसी बॉडी होगी जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी किसी दूसरी से कम होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं 2 बॉडीज को आपस में रब करता हूं। अगर मैंने किसी बॉडी ए को किसी बॉडी बी के साथ में रब किया, ए को बी के साथ में रब किया और मैंने देखा कि ए की आयोनाइजेशन एनर्जी बी से कम है। और इस चीज का ध्यान रखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी सॉफ्टनेस या हार्डनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कोई सी भी बॉडी की आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो जब किसी एक ऑब्जेक्ट को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ते हैं तो जिसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मान लो मैं ए की आयोनाइजेशन एनर्जी कम ले लेता हूं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम ले लेते हैं, तो क्या होगा, ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स भगना स्टार्ट कर देंगे। अब चूंकि दोनों को आपस में रगड़ रहे हो तो ए से निकलेंगे तो जाएंगे कहां, वो बी पे चले जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ए से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और बी के अंदर घुस जाएंगे कुछ इस तरीके से। जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल करके बी में आ गए तो ए के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। हमने ए और बी को आपस में रगड़ा, ए की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम थी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स भागे और बी में चले गए। तो थोड़ी देर के बाद हमें पता चलेगा कि ए तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और बी निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहां से हमें जवाब मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया कैसे। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के ही केस में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन काम कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, जो ग्लास रॉड होती है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ढेर सारे फ्रिक्शन के कारण चार्जिंग और ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उनमें से एक खास एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड, और इसको जो है सिल्क के साथ रगड़ दिया अच्छे से। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ा गया तो हमने देखा कि दोनों चार्ज हो गए। और जिस जमाने में एक्सपेरिमेंट किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, मैं लिख भी देता हूं, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तब तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को भी नहीं मालूम था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए। उनको नहीं पता था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, मगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। उस टाइम ये अट्रैक्ट कर तो रहे थे, तो उस टाइम पे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि दीज टू आर्टिकल्स आर बिहेविंग
एज इफ दे आर चार्ज, ये चार्ज हो चुके हैं। अब नाम तो देना था भाई, कुछ ना कुछ तो नाम देना, क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज है। तो ना ये तो समझ में आ गया कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव, मतलब अपोजिट होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना है। तो उन्होंने नाम दे दिया ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था, उन्होंने तो बस दो तरीके के चार्ज बताए कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। इसके कई सालों के बाद जब रिसर्च हुई और पता चला कि एक्चुअल में इस पूरी प्रोसेस के अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां भागे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां से यहां भागे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से यहां भागे तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को आप कौन सा चार्ज दोगे, वो आपको निगेटिव ही देना पड़ेगा क्योंकि आपको इनकी बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पायनियर एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है और फिर उन्होंने अपने मर्जी से इसको पॉजिटिव निगेटिव दिया है। तो उनकी बात रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को निगेटिवली चार्ज माना गया है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां पे आए थे तो इसको निगेटिव चार्ज बोला गया और इसको पॉजिटिव चार्ज बोला गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसीलिए इनको उसको निगेटिवली चार्ज बोला गया। ठीक है, अच्छा अब इस पूरी कार्यवाही में इलेक्ट्रॉन ही क्यों भाग रहे हैं, ये भी बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझाना बड़ा आसान है। देखिए, जब हमने फ्रिक्शन किया, जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में, तो फ्रिक्शन में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद जिसने दोनों हीट एब्जॉर्ब करते हैं, मगर जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसके इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉन से क्यों भागेंगे, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो उनको बाहर निकालना दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो फिर न्यूक्लियर एनर्जी के साथ में हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल फिजिकल प्रोसेसेस से वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलेंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते बड़े आसानी से। इसीलिए जो कुछ भी होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, सब इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान के कारण ही होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स लिए तो निगेटिवली चार्ज। तो यहां पर अब हम रूल लिख रहे हैं, और वो रूल ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमें मिलेगा निगेटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो निगेटिव चार्ज, और यही होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बिल्कुल इजी है। दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अगला, वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन की जो प्रोसेस होती है सेकंड नंबर की, ये बहुत आसान है। इसके अंदर में क्या होता है, जब भी कोई हाईली पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नजदीक आता है तो वो उसको इंड्यूस करता है। अच्छा, वर्ड इंड्यूस जो वर्ड होता है ना, इंड्यूस वर्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करना, ठीक है। इसके अंदर में फिजिकल टच नहीं होता है, ये प्रेरित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी हीरो की एक अच्छी मूवी देखी और उसके अंदर में वो किसी पर्टिकुलर टाइप का पैंट या शर्ट पहना हुआ है, आपको देखना अगले दिन मार्केट में वो शर्ट या पैंट मिलने लगता है, क्योंकि हम इंड्यूस हो जाते हैं।
वो ड्रेस वो हमें पसंद आ गया तो हम इंड्यूस हो जाते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं, और वो मतलब हम उसको कोई फिजिकली बोलने नहीं आते कि भैया मेरी शर्ट पहनो, मगर हम उनसे प्रेरित हो जाते हैं। जैसे किसी एक आपने किसी महान इंसान की किताब पढ़ी और आपने उसको उसकी कोई बात पसंद आ गई तो आप उसको मान लोगे, आप उसको अपनाने की कोशिश करोगे, आप इंड्यूस हो जाते हो उससे, हम प्रेरित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, मेरे पास हाईली पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, और यहां पे बगल में मैंने कोई एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है। न्यूट्रल बॉडी में जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव होते हैं। ये एक न्यूट्रल बॉडी है और ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, और ये न्यूट्रल बॉडी है। तो जैसे हम इसको नजदीक लेकर के आएंगे, क्योंकि ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये अपनी तरफ जो है सारे निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा, सारे निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। और हम थोड़ी देर के बाद पाएंगे, हम लोग थोड़ी देर के बाद पाएंगे कि ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसका सारा का सारा निगेटिव चार्ज इस तरफ और पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ आ गया। न्यूट्रल अभी भी है वो, बस हो क्या गया है, सारा का सारा निगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गया है। ये न्यूट्रल पहले भी थी, अभी भी है। अब यदि मान लीजिए कि हम लोग इसको अर्थ कर दें, मतलब इसको यहीं के यहीं रखें और इसको यहीं के यहीं रख के इसको हम अर्थिंग कर दें। अर्थिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में। अभी हम लोग चार्ज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मैंने इसको अर्थ कर दिया, तो अर्थिंग के कारण क्या होगा, ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में अर्थ से आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ मिल करके इसको खत्म कर देंगे, उसको न्यूट्रल बना देंगे। और जब ये काम हो जाए उसके बाद इसको नजदीक रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नजदीक ही रखेंगे और अर्थिंग वायर हटा दिया जाएगा और वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गए। मतलब वो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आए और उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब यदि हम इसको हटा दें दूर, तो हम लोग पाएंगे कि फाइनली ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी बॉडी के ऊपर। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज्ड करना विदाउट टच, यहां पे हमने कहीं पे भी टच नहीं किया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। तो इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी विदाउट टच। बिना टच किए हम उसको चार्ज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। क्लियर है? तो इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी विदाउट टच। इसमें हमारे किताब में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं। अभी पहले मैं बाय कंडक्शन खत्म करता हूं, उसके बाद इंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक वाले हम लोग लेंगे। ओके,
अब इसके बाद में तीसरा आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। चार्जिंग बाय कंडक्शन बहुत आसान सा टॉपिक है। चार्जिंग बाय कंडक्शन एक बहुत आसान सा टॉपिक है और जिसके अंदर में हम लोग को कंसंट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या होता है? जहां पे भी कोई चीज ज्यादा मात्रा में पाई जाती है वहां पे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन उसका ज्यादा है। इन लेस वॉल्यूम मोर क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास ऐसे दो सिस्टम है, एक और दो, और यहां पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे मेरे पास 1 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन है चार्ज का, यहां पे कम कंसंट्रेशन है, यहां पे मोर कंसंट्रेशन है और यहां पे लेस कंसंट्रेशन है। तो जब इन दोनों सिस्टम को जोड़ा जाएगा, जब इन दोनों सिस्टम को जोड़ा जाएगा तो हम देखेंगे कि जब इन दोनों सिस्टम को जोड़ा गया तो पॉजिटिव चार्ज जाहिर सी बात है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी और चार्ज यहां से यहां भागने की कोशिश करेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और कब तक के ट्रांसफर होता रहेगा ये चार्ज? जब तक के दोनों की तरफ कंसंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। मतलब इसके पास है 16 और इसके पास है 2, तो क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए थोड़ी देर के बाद में कि इसके पास भी 9 आ गए और इसके पास भी 9 पॉजिटिव चार्ज आ गए और अब ये दोनों के दोनों जो है सेम कंसंट्रेशन पे आ गया, तो अब यहां पे कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता है। तब तक ही फ्लो होता है चार्ज का जब तक के कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, और जैसे ही कंसंट्रेशन सेम हो जाती है चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है। मगर ये चार्ज जाएगा कैसे? उस चार्ज को जाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज होती है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर। आप जब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से जोड़ोगे तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा कंडक्टर की मदद से। अब कंडक्टर क्या होता है भाई? कंडक्टर पढ़ेंगे तो साथ में इंसुलेटर तो 100% लेना पड़ेगा हमें, है ना? तो कंडक्टर और इंसुलेटर, चूंकि यहां पे एक्सप्लेन करने की जगह थोड़ी सी कम है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको लेता हूं, आप इसको लिख लीजिए तब तक। अब देखिए जी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं छोटी क्लासेस से, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? These are the substances which allows electricity to pass through them. ये वो सारे substances हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करना अलाउ करते हैं। Insulators, these are the substances which does not allow electricity to pass through them. बिल्कुल आसान सी बात है। एग्जाम्पल्स हैं all metals, earth, वेटवुड। हाँ, पृथ्वी बहुत अच्छा कंडक्टर होती है। वुड आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा लकड़ी है कैसी। अगर ये गीली लकड़ी होती है तो इसमें जाइलम्स एंड फ्लोएम्स होते हैं, इसमें सैप होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। वेटवुड इज अ गुड कंडक्टर, वेरी गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी, ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। ऑल मेटल्स, अर्थ, वेटवुड एंड ह्यूमन बॉडी।
इसके एग्जाम्पल इंसुलेटर के ग्लास, रबर, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी, ये सब एक इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, ये तो हो गई छोटी क्लासेस की बात। इस साल नया क्या? इस साल नया ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि यदि मैं कंडक्टर को चार्ज दूं, अगर मान लो मेरे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूं, जैसे मैं इस कंडक्टर को चार्ज दूंगा, मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है पूरे कंडक्टर में कुछ इस तरीके से फैल जाएगा। ये पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टर के ऊपर कुछ इस प्रकार से फैल जाएगा। मगर वही यदि मैं किसी इंसुलेटर को चार्ज देता हूं, अगर किसी इंसुलेटर को चार्ज देता हूं, तो जहां पे भी मैं चार्ज दूंगा, ये चार्ज वहीं के वहीं पड़ा रहेगा, मगर ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और आपको अब ये दिमाग में सीन क्रिएट करना है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देता हूं और वो दी कंडक्टर है, तो वो पूरा का पूरा चार्ज अपने ऊपर बिखेर देगा। मगर इंसुलेटर को चार्ज देने से चार्ज वहीं का वहीं पड़ा रहता है। कुछ बात समझ में आई? बहुत आसान बात है। और भरोसे वाली अगर बात करें तो इंसुलेटर कंडक्टर से ज्यादा भरोसे वाला है कि यदि मैं उसको चार्ज देता हूं ना, वो अपने पास ही रखता है, वो किसी को देता नहीं है, न फैलाता, इधर की उधर करता भी नहीं है वो। तो यदि आपको चार्ज स्टोर करने के लिए बोला जाए तो आप कभी भी कंडक्टर को प्रेफर नहीं करेंगे। चार्ज को स्टोर करने के लिए आपको इंसुलेटर ही चाहिए। करेक्ट? ये फटाफट लिखिए। अब हम आगे बढ़ेंगे।